नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जावेद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 27 का ये फ्रेंड्स 60 नोट्स है और इसका पार्ट 1 करेंगे। इस 60 नोट्स को भी 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है अपने आप में। ये भी 21 नंबर चैप्टर से छोटा है पर फिर भी ये बड़ा है अपने आप में। सो वी विल गो इन 2 स्लॉट्स फॉर दिस चैप्टर। ओके, व्हाट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आरबीआई का क्या है, रोल और फंक्शन आरबीआई की क्या है, और साथ साथ में रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो 4 रेगुलेटर के बारे में हमें इस चैप्टर में बात करनी है। आरबीआई, सेबी, आईआरडीए इंश्योरेंस वाले और पीएफआरडीए ये जो आपके पेंशन वाले थे। इन 4 के बारे में बात करनी है। बेसिकली हम आरबीआई यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाकी के 3 नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे हम। आरबीआई के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, बाकी सबके बारे में कम ही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें रेगुलेटर्स इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अगर देखें तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम नहीं, फाइनेंशियल सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर के तौर पर है, सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है हमारे पास, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आईआरडीए है, और पीएफआरडीए भी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 4 हैं। आरबीआई आपका पूरा बैंकिंग सेक्टर देखता है, सेबी आपका कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट पूरा देखता है, ये पूरा इंश्योरेंस देखता है आईआरडीए, और ये पूरा पेंशन डिपार्टमेंट फुल्ली टेक ओवर करते हैं, देखते हैं। ठीक, बात करते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में फाइनेंशियल सेक्टर के जो रेगुलेटर हैं आखिर उनका रोल क्या है, क्या करते हैं ये लोग। ठीक है, अ रीजनेबल रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इज इसेंशियल टू चेक द इम्प्रूडेंस ऑफ द प्लेयर्स व्हिच कैन इरोड द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन द सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम पर नज़र रखना ज़रूरी है, एक रीजनेबल रेगुलेशन की ज़रूरत होगी, अदरवाइज जो उसके प्लेयर्स हैं वो गलतियां करेंगे, वो लोगों के साथ में धोखा कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से पब्लिक का कॉन्फिडेंस सिस्टम से हट जाएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस हटा तो पूरा का पूरा सिस्टम भी हिल सकता है। जैसे अगर किसी बैंक के ऊपर से अगर कॉन्फिडेंस अगर कस्टमर का हट जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे यस बैंक का एग्जांपल आप ले लीजिए, यस बैंक अभी रिसेंटली प्रॉब्लम में आया था, सब लोग उससे पैसे निकालने चले जाएं अगर, तो सबके पैसे बैंक वापस नहीं कर सकता क्योंकि उसी पैसे को बैंक ने लोन पर बांटा हुआ होता है। दस द रेशनल बिहाइंड प्रूडेंस रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इज टू। तो क्या वजह है कि हम जो है रेगुलेशन रखते हैं, जनरेट, मेंटेन एंड प्रमोट कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में लोगों का विश्वास बना रहे, प्रमोट करें उसके कॉन्फिडेंस को, ये उद्देश्य होता है। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट बाय एडिक्वेट टाइमली डिस्क्लोजर बाय इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बाय इन्वेस्टर्स। साथ ही साथ में इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कैसे? समय से और पर्याप्त मात्रा में डिस्क्लोजर करके, मतलब डिटेल्स शेयर करके, और साथ ही साथ में जानकारियाँ इन्वेस्टर के साथ शेयर करके लोगों का जो भरोसा है उसको बचा के रखते हैं। इंश्योर दैट द फाइनेंशियल मार्केट्स आर बोथ फेयर एंड इफिशिएंट। ये भी इंश्योर करना कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फेयर है, लोगों के साथ में गलत नहीं हो रहा है, और इफिशिएंट है, ये भी ध्यान देना। इंश्योर दैट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट आर फेयर टू द इंटरेस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड डू नॉट गिव अवे पर्टिकुलर सेगमेंट अनफेयर एडवांटेज। ये भी इंश्योर करना जरूरी हो जाएगा हमारे लिए कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं वो किसी मार्केट पार्टिसिपेंट के साथ में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। ठीक है, शुरू करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ से स्टार्ट होकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगभग लास्ट तक ये पूरे लेक्चर में चलेगा। प्रायर टू सेटिंग अप ऑफ आरबीआई द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन वर परफॉर्म्ड बाय द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब तक आरबीआई नहीं बना था तब तक सेंट्रल बैंक का काम 2 लोग मिलकर करते थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बाद में एसबीआई बनता है, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में एसबीआई बनता है, ये और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर सेंट्रल बैंक का काम करते थे। आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 इन टर्म्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में आता है और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश हो जाता है। आरबीआई को इस्टेब्लिश करने के लिए जो कमीशन था वो हिल्टन यंग कमीशन था, जिसकी रिकमेंडेशन पर आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था। कमेंसिंग एज प्राइवेट स्टेचुरी कंपनी, तो जब आरबीआई बना था उस समय ये प्राइवेट स्टेचुरी कंपनी था। आरबीआई को बाद में नेशनलाइज कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को, इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
इन टर्म्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखें ये जो शुरू हुआ था आरबीआई तो प्राइवेट स्टेचुरी कंपनी था, बाद में ये जो है कन्वर्ट होकर इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि जो है पब्लिक में बदल दिया गया, पब्लिक लिमिटेड में। गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई आर अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। कंट्रोल ऑफ आरबीआई जो होता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है, और जिसमें गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 10 डायरेक्टर होते हैं जो नॉन ऑफिशियल होते हैं, और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है वेरियस फील्ड से, और 2 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं और 4 अदर ऑफिशियल होते हैं जो कि लोकल बोर्ड से सिलेक्ट होकर आते हैं। 4 लोकल बोर्ड है वहाँ से आते हैं। तो आरबीआई की जो मतलब कंट्रोलिंग है वो पूरी की पूरी सेंट्रल बोर्ड के पास होती है, और सेंट्रल बोर्ड में गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 डायरेक्टर, उसके बाद में 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल और 4 जो है हर एक लोकल बोर्ड से 4 लोग और आते हैं। इतने लोग होते हैं इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। स्ट्रक्चर की अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो शुरुआत यहाँ पर होती है, कोई भी व्यक्ति सपोर्ट स्टाफ के तौर पर ज्वाइन करता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर वो मैनेजर बनता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, यहाँ चीफ मैनेजर का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है इन्होंने, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर ईडी आ जाते हैं, फिर डिप्टी गवर्नर आ जाते हैं, और फिर गवर्नर आ जाते हैं। ठीक है, बैंकों में अपना जो है यहाँ तक जाता है, सीजीएम तक आता है, और आप सीजीएम के बाद में सीधे आपके ईडी और एमडी आ जाते हैं, है ना। ये ईडी और यहाँ पर जो है ये ईडी गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं, सीधे ईडी के बाद में अपना एमडी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूरा फंडा चलता है। फ्रेंड देखिए, सपोर्ट स्टाफ, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, एजीएम, फिर डीजीएम, फिर जीएम, सीजीएम, पीसीजीएम यानी प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी गवर्नर और गवर्नर, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। आरबीआई का उद्देश्य क्या है, आरबीआई बनाने का आरबीआई का उद्देश्य क्या है? टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी सच दैट द बिजनेस एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री कैन डिलीवर द वेलफेयर गेन्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाना है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ताकि बिजनेस फले फूले, इकोनॉमिक लाइफ कंट्री की अच्छी हो। टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यहाँ पैसे की स्टेबिलिटी, यहाँ फाइनेंस की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, इंश्योर करना साउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो दैट द इकोनॉमिक यूनिट कैन कंडक्ट देयर बिजनेस विथ कॉन्फिडेंस। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी जाती है ताकि जो भी हमारे फर्म हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से कर सकें। टू मेंटेन स्टेबल पेमेंट सिस्टम सो दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैन बी सेफली एंड एफिशिएंटली एग्जीक्यूटेड। स्टेबल पेमेंट सिस्टम डेवलप किया जाएगा ताकि ट्रांजैक्शन को सेफ और साउंड तरीके से एग्जीक्यूट किया सके। पेमेंट सिस्टम, यूपीआई वगैरह, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सारी चीज़ें। टू इंश्योर दैट द क्रेडिट एलोकेशन बाय द फाइनेंशियल सिस्टम ब्रॉडली रिफ्लेक्ट द नेशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड सोशल कंसर्न। जो भी लोन वगैरह बांटे जा रहे हैं, लोन बांटते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि हमारे देश का इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या हैं और सोशल कंसर्न क्या हैं, उनके हिसाब से ही लोन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। टू रेगुलेट द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी टू इंश्योर अ रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे ओवरऑल मनी का वॉल्यूम और क्रेडिट को, ताकि जो है प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे। टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के डेवलपमेंट को भी प्रमोट करेंगे। अब आता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि आरबीआई क्या क्या करता है, रोल एंड फंक्शन। तो आरबीआई बहुत सारे काम करता है। तो जैसे ये ए है, अभी ए में हम बहुत सारी डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर मॉनेटरी अथॉरिटी होगा, फिर आगे चल करके बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो पहले शुरुआत करेंगे हम मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर आरबीआई क्या क्या करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कास्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। तो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट का यूज करके सेंट्रल बैंक द्वारा मनी की सप्लाई और क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करना। द गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लाइक लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन एंड प्रमोटिंग ग्रोथ। तो मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, जैसे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना रहे, स्थिर रहे, और ग्रोथ को प्रमोट करना। 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है, वाज सेटअप इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 45 ZB
ऑफ अमेंडेड आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट को अमेंड करके सेक्शन 45 ZB ऐड किया गया और उसी के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, तो इसमें गवर्नर होते हैं आरबीआई के, डिप्टी गवर्नर कौन, 4 डिप्टी गवर्नर में से एक गवर्नर जिनको इंचार्ज बनाया गया है मॉनेटरी पॉलिसी का। 4 में से एक डिप्टी गवर्नर यहाँ बैठेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज हैं। एक ऑफिसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, और 3 मेंबर होंगे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो कितने लोग हो गए, एक गवर्नर हो गए, एक डिप्टी गवर्नर हो गए, डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी 2 लोग हो गए, एक ऑफिसर यानी 3 लोग हो गए जिसको आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड द्वारा अपॉइंट नॉमिनेट किया जाता है, और 3 लोग और हो गए यानी कि 6, 3 लोग और हो गए 3 मेंबर्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया। तो कुल मिलाकर के इसमें 6 लोग होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पूरे साल में कम से कम 6 बार मीटिंग करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट्स एटलीस्ट 6 टाइम्स इन अ ईयर टू डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कम से कम साल में 6 बार मीटिंग करती है जिससे कि वो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट वगैरह को डिसाइड करें, तो एटलीस्ट 6 टाइम्स। ठीक है, अब मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर ही आरबीआई यूज करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आरबीआई 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आपका CRR आ जाता है और SLR आ जाता है। इनडायरेक्ट में आपके LAF वगैरह आ जाते हैं, MSF वगैरह, ये सारी चीज़ आती हैं, हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जानिए कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में CRR और SLR है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, तो देखो लगभग आपको आइडिया होगा कि CRR क्या होता है। भाई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश आरबीआई के पास रखना पड़ता है। CRR में आरबीआई के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश रखना पड़ता है, और ये चूँकि आरबीआई के पास रखा जाता है तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42(1) के तहत, मेरे ख्याल से है ना, सेक्शन 42(1) के तहत CRR मेंटेन किया जाता है। CRR की नो मिनिमम लिमिट है, नो मैक्सिमम लिमिट है। ध्यान रखिए, कोई मिनिमम और कोई मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है। और उसके बाद में CRR सिर्फ कैश के रूप में मेंटेन किया सकता है। CRR पर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। बस इतनी सी बातें अगर आपको ध्यान रहें तो काम हो जाता है। डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट। अब आ जाती है बात SLR पर। तो स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो को 3 रूप में मेंटेन कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, कैश के रूप में और गोल्ड के रूप में। इनको लिक्विड एसेट कहा जाता है, यानी ईजिली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें वही फिर से कहानी है कि SLR को जो है डिफाइन किया गया है किसमें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 24 में इसको डिफाइन किया गया है। ये 3 तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश और गोल्ड के रूप में मेंटेन किया सकता है। NDTL का सर्टेन परसेंटेज रखना होता है, और इसमें NDTL में कैलकुलेशन कैसे होती है, CRR और SLR दोनों में लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकंड प्रीसीडिंग फोर्थ नाइट एज रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे समझिए फोर्थ नाइट मतलब 14 दिन हो गए, ये 14 दिन हो गए, फिर अगले 14 डेज हो गए, और फिर मान लीजिए अगले 14 डेज हो गए। ये एक एक फोर्थ नाइट मैंने बनाया हुआ है, मतलब ठीक है, ये पहली फोर्थ नाइट हो गई, ये दूसरी फोर्थ नाइट, ये तीसरी फोर्थ नाइट, और ये चौथी फोर्थ नाइट हो गई। तो क्या होता है कि अगर SLR मेंटेन करना है तो यहाँ जैसे मान लो यहाँ पर SLR मेंटेन करना है, SLR मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, NDTL देखेंगे लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकंड प्रीसीडिंग फोर्थ नाइट। हमें लास्ट फ्राइडे यानी फोर्थ नाइट में आखिरी दिन फ्राइडे का होगा। हर एक फोर्थ नाइट में ऐसा बनाया ही जाता है कि फोर्थ नाइट फ्राइडे की पड़ती है, लास्ट दिन फ्राइडे का होगा। तो हमें देखना है इस फ्राइडे को उस सेकंड प्रीसीडिंग फोर्थ नाइट, ये फर्स्ट प्रीसीडिंग फोर्थ नाइट है इसके लिए, और ये सेकंड प्रीसीडिंग फोर्थ नाइट है। तो यहाँ पर कितना NDTL है उसका जो है सर्टेन परसेंट, मान लो 18% अगर SLR है तो 18% मेंटेन किया जाता है। मान लो यहाँ पर NDTL किसी बैंक का 1000 करोड़ रुपए है, 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ का 18% यानी 18 जो है 180 करोड़ है ना, हाँ 180 करोड़ रुपए SLR के तौर पर मेंटेन करना होगा। कब, यहाँ पर इस वाली फोर्थ नाइट में। बात समझे, इस वाली फोर्थ नाइट में कितना SLR मेंटेन करना है उसका डिसीजन सेकंड प्रीसीडिंग फोर्थ नाइट से निकाला जाता है। अब अगर सोचो यहाँ
यहाँ की बात करूँ इस फोर्थ नाइट में कितना SLR मेंटेन करना है इस वाले में, तो ये फर्स्ट प्रीसीडिंग है ये वाले, यहाँ पर कितना NDTL है उसके हिसाब से डिसीजन ले लिया जाता है। अगर मान लो यहाँ पूछ ले, तुम्हारा दिमाग कहता है कि सर यहाँ पर SLR कितना मेंटेन होगा, तो सर यहाँ मेंटेन करने के लिए पहली फोर्थ नाइट है, इससे पहले वाली फोर्थ नाइट का डेटा हमें पता होना चाहिए, इससे पहले वाली का, क्योंकि ये तो फर्स्ट फोर्थ नाइट है, सेकंड फोर्थ नाइट हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो बस ये बात हो गई हमारी। बात करते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की। CRR SLR हमने देख लिया डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में LAF होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसमें रेपो और रिवर्स रेपो दोनों आते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ डेली इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी ऑन अ रीपरचेज बेसिस थ्रू रेपो, यानी लिक्विडिटी इंजेक्शन किया जाता है, और रिवर्स रेपो यानी लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन किया जाता है ऑक्शन प्रोसेस, किसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एज ए कोलेटरल यूज किया जाता है। यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में दो चीज़ें होती हैं, रेपो और रिवर्स रेपो। ठीक है, इन्हीं के आधार पर लिक्विडिटी या तो बढ़ाई जाती है सिस्टम में या तो घटाई जाती है। बढ़ाई कैसे जाएगी, जब सरकार मतलब RBI मान लो उसको लिक्विडिटी बढ़ानी है तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बैंक की होगी उसको बाई करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक की बाई करेगी, तो बैंक अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा, बदले में रुपए पा जाएगा, RBI से रुपए ले लेगा। जब RBI के पास रुपए आ जाते हैं तो सिस्टम में पैसे बढ़ जाते हैं। और इसका उल्टा जब जो है मान लो कि RBI को पैसे कम करने हैं मार्केट से, तो RBI क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना शुरू कर देगा। वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा, रिवर्स रेपो, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब सेल होंगी तो बैंक आएंगे रुपए लेकर के, वो RBI को रुपए दे करके चले जाएंगे और बदले में कागज़ का टुकड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर चले जाएंगे। रुपए बैंक से उठ करके RBI के पास चले जाएँ, तो यहाँ पर रिवर्स रेपो हो गया, यानी कि लिक्विडिटी अब्जॉर्ब हो गई। अब आता है रेपो रेट। द रेट अंडर द LAF फैसिलिटी डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट। रेपो रेट वही रेट है जिस रेट पर क्या होता है, RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई करेगा जिस रेट पर, उसे फ्रेंड्स हम रेपो रेट कह देते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, OM में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई करना और सेल करना, यही फ्रेंड्स जो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है, OMO होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई करना और सेल करना ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। आता है फ्रेंड्स MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये कहती है कि अगर मान लो किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास में पैसों की कमी है तो वो ओवरनाइट के लिए बारो कर सकता है RBI से अपने NDTL का 2%, अपने NDTL का 2% वो बारो कर सकता है, और उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, रेपो रेट से 1% ज़्यादा, बस। ठीक है, क्लियर हो जाएगी बात। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में मान लो किसी बैंक के पास में पैसों की कमी है तो ओवरनाइट यानी कि एक दिन के लिए वो उधारी ले सकता है। MSF के तहत, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत कितना उधार ले सकता है, तो जितना भी बैंक का NDTL है उसका 2% वो ओवरनाइट उधारी ले सकता है। उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा RBI को, कितना देना पड़ेगा, रेपो रेट प्लस 1% का देना पड़ेगा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की अगर हम बात करें, SDF जो है इसने जो आपका रिवर्स रेपो रेट था उसकी जगह पर ही आया हुआ है, सब्सटीट्यूट किया, रिवर्स रेपो की जगह पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लाई गई है। जो बैलेंस हेल्ड इन बैंक बाय बैंक विद द RBI अंडर द SDF शैल बी एलिजिबल स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसेट एंड सच बैलेंस शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कैश ऑफ SLR मेंटेनेंस। मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी बैलेंस SDF में, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत जो भी पैसा होगा वो SLR के लिए गिनती में आएगा। SLR मेंटेन करते समय आप SDF का पैसा जोड़ लीजिए। किस में, SLR 3 तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, कैश में, गोल्ड में, अप्रूव्ड सिक्योरिटी में। तो SDF का पैसा कैश में काउंट कर लिया जाएगा। MSF जो होता है फ्रेंड्स, MSF और जो SDF होता है ये आपके LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के जो कॉरिडोर है उसमें MSF कैप का काम करता है और SDF जो है फ्लोर का काम करता है। फ्लोर मतलब मिनिमम और कैप मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो LAF फैसिलिटी में मिनिमम रेट क्या हो सकता है, SDF का, और मैक्सिमम रेट MSF का होता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इशूइंग द ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज ओवर एंड अबव द नॉर्मल मार्केट बारोइंग प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑब्जर्विंग एक्सेस लिक्विडिटी। तो मार्केट में ज़्यादा अगर लिक्विडिटी बढ़ गई है तो हमने नॉर्मल मार्केट बारोइंग का जो फंडा था वो तो यूज कर लिया, उसके बावजूद भी पैसा अभी कम नहीं पड़ रहा है, तो
तो ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज वगैरह इशू करके मार्केट से पैसे को एब्जॉर्व किया सकता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत। बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी आरबीआई जो है बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो ऑल द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस विद आरबीआई व्हिच वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो मिनिमम बैलेंस आरबीआई के साथ मेंटेन करती हैं, जो राज्य से राज्य में डिफर करता रहता है। टू टाइड ओवर द टेम्पोररी मिसमैच इन द कैश फ्लो ऑफ द रिसिट एंड पेमेंट, द रिजर्व बैंक प्रोवाइड WMA वेज एंड मीन एडवांसेस या ओवरड्राफ्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। मान लो स्टेट गवर्नमेंट में जितना पैसा रिसिट यानी जितनी कमाई है और जो पेमेंट होनी है उसमें अगर मिसमैच हो जाता है, जितना कमा रहे उतना खर्चा नहीं, या जितना खर्चा कर रहे उतना कमा नहीं पा रहे हैं, तो इस मिसमैच को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया WMA वेज एंड मीन एडवांसेस देता है या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, यानी उधारी देता है, लोन देता है, कर्जा देता है एक तरीके से। ठीक है। WMA स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोविजन फॉर स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी एंड नॉर्मल WMA। तो जो WMA स्कीम है इसमें दो पार्ट हो गए, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी और नॉर्मल वेज एंड मीन एडवांसेस। एक बार SDF की लिमिट यानी स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है तब उसको नॉर्मल WMA प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि पहले अगर RBI लोन देगा तो पहले स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के तहत लोन देगा, अगर ये ख़त्म हो जाएगी SDF की लिमिट तब जा करके नॉर्मल वेज एंड मीन एडवांसेस के तहत लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नॉर्मल WMA लिमिट्स आर बेस्ड ऑन 3-year एवरेज ऑफ एक्चुअल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एक्सक्लूडिंग एडहॉक एंड वोलेटाइल एक्सपेंडिचर लाइक लॉटरी एक्सपेंडिचर एंड नेचुरल कैलेमिटीज़। ये कह रहे हैं कि WMA की लिमिट कैसे डिसाइड होती है, तो पिछले 3 साल का एक्चुअल रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहा है उसका एवरेज ले लिया जाता है। राज्य सरकार का पिछले 3 साल का एवरेज एक्चुअल रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रहा है उसी का एवरेज लेकर के हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसमें एडहॉक या वोलेटाइल एक्सपेंडिचर को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे लॉटरी पर खर्चा हो गया या कोई डिजास्टर वगैरह आ गया उसमें जो पैसे खर्च होते हैं उसको शामिल नहीं किया जाता है। द विड्रॉल बियॉन्ड द WMA लिमिट इज कंसिडर्ड एन ओवरड्राफ्ट। अगर WMA की लिमिट पार हो जाती है तो फिर उसे ओवरड्राफ्ट मान लिया जाता है, यानी कि पहले SDF है ना, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, फिर उसके बाद में WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस और फिर उसके बाद में ओवरड्राफ्ट। ये इस क्रम में चलता है, पहले ये ख़त्म होगा फिर WMA की लिमिट ख़त्म होगी तब ओवरड्राफ्ट की लिमिट यूज होती है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट कैन बी इन ओवरड्राफ्ट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 14 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज। स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट ओवरड्राफ्ट की स्थिति में 14 दिन तक लगातार रह सकता है और पूरे एक क्वार्टर में 3 महीने के अंदर में मैक्सिमम 36 दिन रह सकता है। ओवरऑल 36 डेज ओवरड्राफ्ट की स्थिति में रह सकता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है WMA पर वो होता है रेपो रेट से लिंक होता है, रेपो रेट प्लस समथिंग या रेपो रेट से जुड़ा हुआ होता है। सरप्लस बैलेंसेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 14 डेज इन इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल इन अकॉर्डेंस विद द जैसा भी इंस्ट्रक्शन है। मतलब अगर मान लो राज्य सरकार के पास पैसा बढ़ गया है, कमी नहीं है, उधार लेने की जरूरत नहीं है, तो जो बढ़ा हुआ पैसा उसको 14 दिन के ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर दिया था, जैसा भी राज्य सरकारें आदेश करें, इंस्ट्रक्शंस दें। ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन या टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का। RBI ने इंट्रोड्यूस किया लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन इन मार्च 2020 अंडर व्हिच RBI कंडक्ट टर्म रेपोज फॉर 1 year एंड 3 year टनर एट पॉलिसी रेपो रेट। यानी कि रेपो वैसे तो हमने देखा था कि ओवरनाइट के लिए ही बारोइंग और लेंडिंग टाइप का होता है, लेकिन यहाँ टर्म रेपो आया, ये 1 साल के लिए और 3 साल के टनर के लिए रेपो की फैसिलिटी, यानी कि बैंक अगर उधार लेना चाहता है तो 1 साल के लिए 3 साल के लिए उधार ले सकता है। RBI आल्सो इंट्रोड्यूस टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, टर्म रेपो ऑक्शन फॉर अप टू 3 year टनर फॉर इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो एक तो ये लेकर आए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जिसमें 1 साल और 3 साल के लिए रेपो रेट पर उधारी देने की बात कही। इसके अलावा इन्होंने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लेकर आया जो अप टू 3 year के लिए टनर के लिए होता है और इसमें जो भी पैसा होता है वो इन्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर में और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वगैरह में। तो आपको याद होगा रोल्स में मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर RBI क्या क्या करता है, अभी तक हमने वो पूरा डिस्कस किया। अभी तक हमने सिर्फ ये जाना कि मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर वो क्या क्या करता है, सारी बातें हमने की। अब ये दूसरा रोल है RBI का, इशूअर ऑफ करेंसी होता है। RBI क्या है? RBI इशूअर ऑफ करेंसी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नेशन सोल
नोट इशूइंग अथॉरिटी, आरबीआई को ही पावर है हमारे देश में नोट इशू करने की, बाकी जो लोग करते हैं वो फर्जी काम कर रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, प्रोडक्शन एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ नेशंस करेंसी सप्लाई विद द गोल ऑफ इंश्योरिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्लीन एंड जेन्युइन नोट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा आरबीआई जिम्मेदार होती है कि नोट छपें, उनकी सप्लाई बरकरार रहे, पर्याप्त मात्रा में साफ़ सुथरे और अच्छे मतलब ओरिजिनल नोट मार्केट में उपलब्ध रहें। आरबीआई मैक्सिमम 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकता है, 10,000 तक के नोट छापे जा सकते हैं। अभी तक छापे 2,000 तक के ही गए, लेकिन 10,000 तक के छापे जा सकते हैं। लेकिन यदि मान लो 10,000 से भी ऊपर का मन है तो कर सकते हो, लेकिन फिर आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में बात रखनी पड़ेगी, तभी कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉइन इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ध्यान रखिएगा, कॉइन जो है आरबीआई नहीं इशू करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं, और ये किया जाता है कॉइनेज एक्ट 2011 के सेक्शन 6 के तहत, और ये लीगल टेंडर होता है, बशर्ते कि कॉइन डिफेस्ड या अपना जो है वेट ना खो चुकी हो। मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉट ऑफ आरबीआई। ध्यान रखिएगा, कॉइन की ढलाई है ना, सिक्कों की ढलाई की जिम्मेदारी आरबीआई की नहीं होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। उसके अलावा एक और चेंज है, फॉर दिस रीजन एक रुपये का जो नोट होता है उसमें सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। 1 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते, बल्कि फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस हैज़ बीन सो बिकॉज जब 1 रुपये का नोट जो है री इंट्रोड्यूस किया गया था युद्ध के समय में 1940 में, इट वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट विद द स्टेटस ऑफ कॉइन। 1940 में 1 रुपये का नोट जब री इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट द्वारा युद्ध के समय, तो उस समय इसे कॉइन का दर्जा दिया गया। 1 रुपये के नोट को भी कॉइन ही माना गया, इसीलिए 1 रुपये के नोट के छपने की और सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ही कंधों पर रहेगी। बाकी सारे नोट आरबीआई टेक केयर करेगा, पर 1 रुपये का नोट चूँकि सिक्का माना जाता है तो सारे सिक्कों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास है, तो ये जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट के पास होगी। इसीलिए फाइनेंस सेक्रेटरी वहाँ पर 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर करते हैं, ना कि आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। फिर आ जाता है तीसरा, बैंकर एंड डेट मैनेजर ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई तीसरा रोल क्या अदा करता है? ये बैंकर होता है और कर्जा मैनेज करने वाला होता है गवर्नमेंट का। एज द बैंकर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स गवर्नमेंट्स अकाउंट, रिसीव्स मनी इनटू एंड मेक्स पेमेंट आउट ऑफ दीज अकाउंट एंड फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट फंड। तो क्या कह रहे हैं कि भाई बैंकर के तौर पर काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, कौन? आरबीआई। तो वो गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन करता है, जो भी पैसे आने हैं वो रिसीव करता है, जो पेमेंट होनी है वो पेमेंट की जाती हैं, फंड के ट्रांसफर वगैरह सारी जिम्मेदारी आरबीआई द्वारा देखी जाती है। एट द एंड ऑफ ईच डे द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट आर द गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन टू डिटरमाइन द नेट फाइनल पोजीशन। यानी कि दिन की ख़त्म होने पर सारे के सारे पेमेंट जितनी हुई है उन सबको कंसोलिडेट करके ये देखा जाता है कि नेट फाइनल पोजीशन क्या है। इफ़ द बैलेंस इन गवर्नमेंट्स अकाउंट शोड अ निगेटिव पोजीशन, अगर मान लो कि बैलेंस निगेटिव हो गया कि हम उधारी में चल रहे हैं, तो आरबीआई उस केस में शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट वाला लोन प्रोवाइड करता है WMA के रूप में। द लिमिट आर अमाउंट फॉर विच सेट बिगनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, और कितने रुपए का कितने अमाउंट का WMA मिलेगा उस चीज़ की डिसीजन अप्रैल में ही, शुरुआत में ही अप्रैल में हो जाती है। WMA पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, शॉर्ट टर्म के लिए WMA मिलता है। फिर है चौथा, बैंकर टू बैंक्स। आरबीआई बैंकर टू बैंक भी होता है, बैंकों का भी बैंकर होता है। ऑल बैंक्स मेंटेन अकाउंट विद आरबीआई टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड सेटल इंटर बैंक ट्रांजेक्शन सच एज बारोइंग फ्रॉम एंड लेंडिंग टू अदर बैंक्स एंड कस्टमर ट्रांजेक्शन। मतलब सभी बैंक आरबीआई के साथ में अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिससे कि फंड के ट्रांसफ़र में आसानी होती है, इंटर बैंक फंड की ट्रांजेक्शन में, सेटलमेंट में आसानी होती है। जैसे आरबीआई जैसे नेफ्ट होती है, मान लो पीएनबी के कस्टमर को पीएनबी के कस्टमर ने एसबीआई कस्टमर को 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने हैं, एक नेफ्ट की ट्रांजेक्शन ये बनी। दूसरा, एसबीआई के कस्टमर को पीएनबी के कस्टमरों को भी नेफ्ट करनी है, भाई सभी बैंक एक दूसरे को करेंगे ना कस्टमर। मान लो यहाँ पर 12 करोड़ रुपए करने हैं, यानी पीएनबी से एसबीआई 5 करोड़ जाने हैं, एसबीआई से पीएनबी 12 करोड़ आने हैं। तो आरबीआई क्या करता है, ये इसको नेट सेटल कर देता है कि 12 माइनस 5 करोड़ यानी कि सिर्फ 7 करोड़ रुपए, सिर्फ 7 करोड़ रुपए पीएनबी जो है भेज देगा, किस ये एसबीआई भेज देगा पीएनबी के पास में कि भाई हमारा उधर ले जाओ 7 करोड़ रुपए
नेट सेटलमेंट, यानी कि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन आरबीआई के पास में सेटल हो गई। नहीं तो ऐसे क्या होता, 5 करोड़ इधर से जाते, 12 करोड़ उधर से आते, 5 करोड़ इधर से आते, 12 करोड़ उधर से आते। तो अभी क्या हो गया कि सिर्फ 7 करोड़ आए और बात खत्म हो गई। फिर है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आरबीआई जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब जब कोई विकल्प ना बचे तो क्या करिएगा। जैसे हम अगर देखें जीवन में जब कोई विकल्प नहीं बचता तो हम क्या करते हैं, हम प्रभु को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो कहीं कोई पैसा नहीं दे रहा तो कौन देगा, लास्ट रिसोर्ट, आखिरी विकल्प क्या है, आरबीआई है। तो आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट में क्या करेगा, हमको पैसे देता है, हमको उधारी देता है। तो वही चीज़, यानी हमको मतलब बैंक को। रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक्स which are able to short term liquid resources from the interbank market। मतलब ये है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्सेज के तौर पर आरबीआई क्या करता है, बैंकों को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, उधार प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है। बस ध्यान रखिएगा, दिस इज ए क्रिटिकल फंक्शन ऑफ आरबीआई बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर विच इन टर्न हैज ए स्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड द इकोनॉमी एज ए होल। ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फंक्शन है भाई, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर को बचाता है। फिर आ जाता है रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यानी आरबीआई बैंकिंग सिस्टम के रेगुलेटर का काम करता है। रिजर्व बैंक प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, इंश्योर अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड कंडक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन कंडक्टिव टू कस्टमर इंटरेस्ट एंड मेंटेन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को बचाता है, जो बैंकिंग सेक्टर है स्मूथली चलता रहे, कस्टमर अपना जो है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही होती है। एज ए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई क्या क्या काम करता है, लाइसेंस देता है बैंकों को, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसको प्रिस्क्राइब करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है उसको मॉनिटर करता है, प्रूडेंशियल रेगुलेशन यानी एनपीए की गाइडलाइन, ये सारी चीज़ें इंश्योर करता है, सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी बैंक में रहे इसको भी इंश्योर करने की जिम्मेदारी आरबीआई के पास होती है। फिर है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर होता है। तो आरबीआई हैज़ बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड एज्यूम्स 3 ब्रॉड रोल रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। तो आरबीआई जो है मतलब फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेटर होता है और ये 3 इंपॉर्टेंट काम करता है, पहला और दूसरा और ये तीसरा। पहला है रेगुलेटिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द एक्सटर्नल सेक्टर एंड फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप करने में मदद करता है, इंश्योर करता है कि स्मूथ कंडक्ट और ऑर्डरली कंडीशंस इन डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में समय समय पर चीज़ें होती रहें, स्मूथली काम चले, इसको भी इंश्योर करता है। मैनेजिंग द फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड गोल्ड रिजर्व ऑफ कंट्री, यानी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व पर्याप्त मात्रा में है, गोल्ड रिजर्व पर्याप्त मात्रा में है, इसको मैनेज करने की भी जिम्मेदारी आरबीआई के पास ही होती है। फिर है रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का भी रेगुलेटर ये होता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 पीएसएस एक्ट gives the Reserve Bank oversight authority including regulation and supervision for the payment and settlement in the country। तो पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट क्या करता है, रिजर्व बैंक को ओवरऑल ओवरसाइट अथॉरिटी देता है, जिसमें वो रेगुलेशन और सुपरविजन करता है पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का। बाकी तो एनपीसीआई वगैरह सब हैं, लेकिन ओवरऑल जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। फिर है मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी आरबीआई के पास होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है एक एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव नहीं था जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुरू में 1934 में बना था, लेकिन ये एक एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव के तौर पर जोड़ा गया 2000 के आसपास में। शुरुआत में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन वर्ष 2000 आते आते ये जिम्मेदारी इनको सौंप दी गई। इन 2009 रिजर्व बैंक सेटअप अ डेडिकेटेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट नेमली mainly to put in place a system to continue monitoring the macro financial system। इसी काम को हैंडल करने के लिए आरबीआई ने 2009 में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट इस्टेब्लिश करी। फिर बाद में रिजर्व बैंक ने स्टार्ट किया पब्लिशिंग पीरियडिकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें पहली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर पब्लिश की गई थी मार्च 2010 में। और ये एफएसआर जो है हाफ ईयरली बेसिस पर पब्लिश की जाती है, जून महीने में और दिसंबर महीने में। जून महीने में और दिसंबर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाफ ईयरली बेसिस पर सबमिट पब्लिश की जाती है, जून महीने में और दिसंबर महीने में। ठीक है।
फिर है इसके अलावा इन्होंने डेवलपिंग और नर्चरिंग किया है इंस्टीट्यूशंस का। आरबीआई ने हुआ क्या कि मतलब पहले ये सारे संस्थान आरबीआई के कोई न कोई एक विभाग होते थे, डिपार्टमेंट होते थे, बाद में पूरे के पूरे जो है मतलब एक संस्था बन करके सामने निकल आए। समझ रहे हैं? जैसे नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड पहले एक संस्था होती थी, एक जो है मतलब उसी आरबीआई में ही एक ब्रांच होती थी। तो इसमें फ्रेंड जो है आपका डीआईसीजीसी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, नाबार्ड हो गया आपका, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, और सिक्योरिटीज एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये संस्थाएं हैं जिनको डेवलप किया है और नर्चर करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। मतलब यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आप जान लीजिए कि हमारा जो है आरबीआई का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है, लगभग कवर हो जाता है। थोड़ा सा आरबीआई से ही रिलेटेड रेगुलेटरी एस्पेक्ट अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर है रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इफ़ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी आर एटलीस्ट 100 करोड़, और जो कि बाद में 2003 में 200 करोड़ रुपए कर दी गई थी। तो ये बोल रहे हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हैं इनका नाम सेकेंड शेड्यूल में शामिल किया गया अगर जो है इनकी एनडीटीएल 200 करोड़ रुपए थी। तो पहले 100 करोड़ थी, लिए बाद में 200 करोड़ रुपए कर दी गई है, ठीक है। सेकंड शेड्यूल मतलब वही जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उन सब का नाम सेकंड शेड्यूल में शामिल किया जाता है। आरबीआई इज द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉर देयर बैंकिंग ऑपरेशन व्हाइल मैनेजरियल एस्पेक्ट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो आरबीआई जो है रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है किसकी? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, जबकि जो आपके मैनेजरियल एस्पेक्ट है और ऑपरेशंस वगैरह का काम है ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा देखा जाता है, यानी यहाँ दो दो लोग इंचार्ज बने हुए होते हैं। फिर आगे बात करते हैं, जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27 में से 11 जो इनके रिकमेंडेशन थी किसकी? एनएस विश्वनाथन जो थी, एनएस विश्वनाथन की एक कमेटी बनाई गई थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के। तो इन्होंने 27 रिकमेंडेशन थी, उसमें से 11 रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली थी। कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, 27 में से 11 एक्सेप्ट हुई थी। कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे पहली मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ होगी टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेटिंग सिंगल डिस्ट्रिक्ट के लिए, और 5 करोड़ रुपए होगी फॉर ऑल अदर यूसीबी ऑफ ऑल टायर्स, टाइम्स नहीं होगा, हैव बीन स्टिपुलेटेड, ये टाइम्स नहीं, टायर्स, ऑल अदर टायर्स। मतलब अगर टायर 1 सिटी में ऑपरेट कर रहे हो एक ही डिस्ट्रिक्ट में तो 2 करोड़, इसके अलावा किसी भी जगह पर ऑपरेट कर रहे हो तो 5 करोड़ रुपए का मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए। मिनिमम CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CAR टायर 1 यूसीबी के लिए जो है 9% है, ठीक है। CRAR कितना होना चाहिए? 9% रखा गया है। टायर 2 के लिए, ये टायर 1 के लिए है, ठीक है। टायर 2 के लिए, टायर 3 के लिए और टायर 4 के लिए मिनिमम CAR 12% कर दिया गया है। यानी अगर जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टायर 1 सिटी में काम कर रहा है तो 9% CRAR मेंटेन करनी है। अगर टायर 2, 3, 4 में ऑपरेट हो रहा है तो 12% CRAR मेंटेन करनी है। यदि मान लो कोई जो है नहीं मेंटेन कर पा रहा है तो एक टाइमलाइन दी गई है कि इस समय तक जरूर कर ले। मान लो अभी किसी बैंक के पास में जो टायर 2, 3 या 4 सिटी में काम करता है 12% का CRAR नहीं है, तो उनको कहा गया कि 31 मार्च 2024 तक 10%, 31 मार्च 2025 तक 11% और 31 मार्च 2026 तक तुमको हर हाल में 12% CRAR मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि टायर 2, 3 या 4 सिटी में ऑपरेट करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ ऑल टायर्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू असाइन रिस्क वेट ऑन देयर हाउसिंग लोन ऑन द बेसिस ऑफ LTV लोन टू वैल्यू रेशियो अलोन, यानी कि कितना हाउसिंग लोन में रिस्क वेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। लोन टू वैल्यू रेशियो का क्या मतलब होता है? मान लो जो है कोई घर है वो 100 मतलब जो है 100 लाख रुपए का है। कितने का है? 100 लाख रुपए का है। और या कोई व्यक्ति है वो बोलता है कि हमको जो है 100 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक क्या करेगा? भाई हम 100 लाख का लोन नहीं देंगे, हम आपको क्या करेंगे 80 लाख रुपए का ही लोन देंगे। क्यों 80 लाख का देंगे? बाकी का 20% आप खुद अपने मार्जिन से यानी अपनी तरफ से लेकर के आइए। दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट लोन टू वैल्यू रेशियो का। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है कंसिडर किए जाएंगे फॉर इंक्लूजन इन टायर 1 कैपिटल
यानी कि इन्होंने कहा कि रीवैल्यूएशन रिजर्व को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के टायर 1 कैपिटल का पार्ट माना जाएगा। ये टायर 1 सिटी नहीं है, ये बेसल के तहत टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल जो होती है उसका पार्ट है, ठीक है। तो टायर 1 कैपिटल का पार्ट माना जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व, सब्जेक्ट टू अप्लीकेबल डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का लगता है रीवैल्यूएशन रिजर्व? 55% का डिस्काउंट लेकर के रीवैल्यूएशन रिजर्व टायर 1 कैपिटल का पार्ट माना जाएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए, जैसा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी लागू होगा, ठीक है। तो बस यहीं पर अपनी सारी बातें यहाँ पर कवर हो जाती है फ्रेंड्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई हमने पूरा कवर कर लिया है। सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीए हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। 40 मिनट से ऊपर का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।